वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बिहार में दो नोटिफिकेशन एक साथ आए हैं, एक एस्टेट का है और एक टीआरई 4 हमारा स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म। तो उसमें क्या है कि पहले जो लोग एस्टेट एग्ज़ाम पास करेंगे वही टीआरई 4 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऐसा हम सब जानते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही एस्टेट का एग्ज़ाम होगा उसके बीच में बहुत कम टाइम मिलेगा टीआरई 4 के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम पहले एस्टेट का पढ़ें उसके बाद टीआरई का अलग से पढ़ें। तो हमें जो भी यहाँ पे अपना सब्जेक्ट पढ़ना है उसको इस तरह से पढ़ना है कि हमारा वो एस्टेट और टीआरई में दोनों का एक साथ कवर होता रहे, ताकि हमारे रिवीजन के लिए हमें अच्छा टाइम मिल जाए। तो सिलेबस में उसमें लिखा हुआ है कि एस्टेट के या टीआरई के सिलेबस में कि जो भी सिलेबस हमारा सब्जेक्टिव का आएगा वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिलेटेड आएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना कोर्स, मतलब फिजिक्स का। जो भी लोग फिजिक्स से एस्टेट या टीआरई दे रहे हैं वो हमारे लेक्चर्स को देखें। अब जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको वो टोटल एनसीईआरटी बेस होगा। आप हमारे लेक्चर्स को देख के एनसीईआरटी की बुक्स आराम से पढ़ सकते हो और समझ सकते हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में नोट्स लिखते रहें और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम से नोट्स लिखते रहें। और यहाँ पे मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा वो कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊँगा कि जब तक के लिए हमारा एस्टेट या टीआरई का एग्ज़ाम आएगा जब तक के लिए कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। मैं आपको उस तरह से डेली क्लास एक प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप उसको देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे एक नंबर आता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, कोई भी चीज़ मीज़र की, तो मीज़र करेंगे, मान लीजिए हमने दो चीज़ें मीज़र की, एक मीज़र करा हमने ए और एक मीज़र करा हमने बी। एक का मान आया 10 और एक का नाम आया 8। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये ए 10 क्या है कि 8 क्या है। तो साइंटिस्ट वगैरह ने क्या करे, कुछ सर्टेन मतलब फिक्स चीज़ें ली कि भाई हम किसी चीज़ को अगर मीज़र करेंगे तो इसको ये नाम दे देंगे, उसको ये नाम देंगे। जैसे मान लीजिए जब कोई बच्चा छोटा बच्चा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं पहचानने के लिए कि एक का नाम रख दिया राहुल, एक का नाम रख दिया सोनू, या कोई लड़की है जिसका नाम रख दिया सीमा, या कोई और, मतलब बहुत सारे नाम हम अलग अलग रख देते हैं। तो जैसे हमने कहा राहुल तो हम तुरंत पहचाना, अच्छा राहुल की बात हो रही है। हमने बात करा सोनू तो वहाँ पे सोनू की बात हो रही है। किसी सीमा का नाम लिया हमने तो बात आ गई वहाँ पे कि सीमा की। तो हमने क्या करा कि जैसे ही नाम रखे तो वैसे ही हमारे दिमाग में तुरंत एक इमेज बन गई कि हाँ किस पर्सन की वहाँ पे बात हो रही है। इसलिए जब यूनिट्स मतलब मीज़रमेंट करे गए तब यूनिट्स बनाए गए कि हम भाई मान लीजिए मास को मीज़र कर रहे होंगे तो उसका यूनिट उन्होंने किलोग्राम दे दिया, टाइम को मीज़र करा उन्होंने सेकंड दे दिया, लेंथ मीज़र की तो मीटर बता दिया। ऐसे जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों का मापन करेंगे तो उसमें यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए इसमें लगा दिया किलोग्राम और इसमें मैंने लगा दिया मैंने मीटर, तब आप इसको ईजिली पहचान सकते हैं कि अच्छा ये द्रव्यमान है मतलब मास है, अच्छा इसमें मीटर लगा है मतलब ये कोई दूरी यानी कि लेंथ है। तो इस तरह से यहाँ पे यूनिट्स हमारे बनाए गए ताकि हम किसी चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो यूनिट की डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में लिखी मैंने वही यहाँ पे लिखी है, रेफरेंस यूज्ड फॉर कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक्स। हिंदी में थे किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने का एक निश्चित मानक। तो यहाँ पे जो भी यूनिट थे वो हमारे बिल्कुल फिक्स थे और उनको यहाँ पे बनाया गया। तो आप ये डेफिनेशन याद रखिए, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखी हुई है। अब कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटी का हम मतलब नोट लिखते हैं तो उसके साथ दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा नंबर आता है और एक हमारी यूनिट आती है। जैसे यहाँ पे नंबर आ रहा है, ये यूनिट है, तो नंबर को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं और इसको हम लोग यूनिट कहते हैं। तो लिखा है कि भौतिक राशि का परिणाम संख्या और मात्रक है। संख्या को हम लोग मतलब मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के यूनिट ऑफ सिस्टम हमारे पास होते हैं। जैसे एक है हमारे पास फंडामेंटल और बेस यूनिट। इसमें क्या करा गया, कुछ हमारे निश्चित मतलब यूनिट्स लिए गए, मतलब फिक्स यूनिट ले लिए गए कुछ, तो उन्हें क्या करा कि उन्हीं को मिला के हम और भी अदर यूनिट बना सकते हैं। तो जो यूनिट्स हमारे फिक्स किए गए उनको हम लोग कहते हैं बेस यूनिट। लिखा है लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे एग्जाम्पल मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। जो बेस यूनिट होते हैं ये मतलब एक लिमिटेड नंबर में होते हैं हमारे पास। अभी आगे हम देखेंगे कि कितने होते हैं नंबर में, कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इन्हीं को हम हिंदी में मूल मात्रा कहते हैं। मतलब सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए सीमित, यहाँ पे सीमित आएगा, सीमित संख्या में उपयोग किए जाने वाले मात्रक।
तो उनको मूल मात्रक कहेंगे। एग्जाम्पल भाई मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अब आते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं, मतलब बेस यूनिट को ही मिला के, जैसे मान लिया मैंने मीटर और सेकंड को मिला दूँ तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। जैसे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है एक्सेलरेशन का, यानी कि मैं थोड़ा ये किलोग्राम पर मीटर को होता है डेंसिटी का, यानी कि घनत्व का। तो आप देख रहे हो कि इन्हीं को मिला के हम ये यूनिट्स बना सकते हैं। तो जो बेस यूनिट को मिला के हमारी नई यूनिट्स बनती हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो लिखा है यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। हिंदी में के व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक राशियाँ जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आप ध्यान रखें इनमें, मतलब वो डिफरेंस पूछ सकता है आपसे या देगा, पूछेगा कौन सा ड्राइव्ड यूनिट है कौन सा बेस यूनिट है। इनके और भी एग्जांपल्स होते हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखते रहेंगे। अब जैसे हुआ क्या, बेस यूनिट बनाए गए और ड्राइव्ड यूनिट बनाए गए, इन दोनों को जब कंबाइन करा गया तब हमारे पास जो बना वो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ध्यान रखें, अ कंप्लीट सेट ऑफ बेसिक यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए यहाँ पे जो भी थ्योरी है उसको भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरी से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मान लीजिए जैसे वो ये डेफिनेशन लिख देगा और ये नहीं लिखेगा कि इसको हम क्या कहते हैं, तो हमें वो 4 ऑप्शन दे देगा, तो हमें पहचाना है कि अच्छा इसको सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, यानी कि मात्रक प्रणाली कहते हैं। कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को मात्रक प्रणाली कहते हैं हम लोग। अब 3 मात्रक प्रणाली हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे गए थे पहले, कि CGS, FPS और MKS। पहले क्या था कि जो पहले के अलग अलग कंट्रीज़ थे उनमें अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट करते थे। मान लीजिए अपने यहाँ मास किलोग्राम में मेजर करा रहे हैं, किसी और कंट्री में आप गए वहाँ मास ग्राम में मेजर कर रहे हैं, या किसी और कंट्री में वहाँ पाउंड में मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखा गया। तो पहला था CGS सिस्टम हमारे पास, इसको मैं यहाँ से आता हूँ CGS सिस्टम, यानी कि CGS प्रणाली। इसमें लेंथ यानी कि कोई भी लंबाई या कोई भी दूरी होगी उसको मीटर में मापेंगे, मास द्रव्यमान को किलोग्राम में, टाइम होगा वो सेकंड में। FPS सिस्टम फुट यानी कि लंबाई को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। MKS सिस्टम को मीटर में, किलोग्राम मतलब लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में हम मापेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे करके हमारे पास ये बेस यूनिट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, तो उसमें से जिस सिस्टम को इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइज सभी देश के साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट करा उसको हमने कहा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है मतलब उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो इसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में SI सिस्टम भी कहते हैं। तो मापन के लिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्वीकार की जाने वाली मात्रक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है इसको किसने बनाया था, जो ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि संस्था थी, उसका नाम था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीज़र होगा यहाँ पे। तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो संस्था होती हैं, उनका नाम आप इंग्लिश में ही याद करें। मतलब ये NCERT में गिवन है तो पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद जो हमारे पास SI सिस्टम था उसमें 7 बेस यूनिट बताए गए हमारे पास। मतलब SI प्रणाली में 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से मूल मात्रक हैं उनको हम देखते हैं। तो मूल मात्रक हमने भी पीछे क्लास में पीछे देखा था कि मूल मात्रक क्या है, उन्हीं को मैं यहाँ पे पढ़ रहा है। तो ध्यान रखें 7 मूल मात्रक बताए गए हैं SI सिस्टम में। जैसे पहला हमारे पास लेंथ यानी कि लंबाई, जिसको मीटर में नापेंगे और उसका सिंबल जो वो M है। मास को द्रव्यमान कहते हैं, इसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, इसका सिंबल kg दिया गया। टाइम यानी कि टाइम को हम सेकंड में नापते हैं SI सिस्टम में, इसको S सिंबल दिया गया। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, जिसको हम एम्पियर में नापेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में। ल्यूमिनेटेड डिस्टेंस यानी कि कैंडला में। तो इस तरह से हमारे पास 7 यूनिट्स यहाँ पे दिए गए। ध्यान रखें इनमें से कोई भी आपके पेपर में पूछा जाता है कि लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, या मास की SI यूनिट क्या होती है, या टाइम की SI यूनिट क्या होती है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि केल्विन में नापते हैं SI में। ये बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन SI सिस्टम में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं।
अब इन 7 यूनिट के अलावा हमारे पास 2 और यूनिट होती हैं, देयर आर 2 मोर यूनिट, जिसमें से पहली यूनिट हमारे पास प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को कैसे करके हम डिफाइन करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई रेडियस है और हम एक स्मॉल आर्क बनाते हैं। अब जो प्लेन एंगल होता है ये हम कैसे बनाते हैं, 2 डायमेंशन बनाते हैं। मान लीजिए जैसे बेस है और कोई यहाँ पे एंगल है, तो ये एक्स और बाई प्लेन में एंगल बनेगा। तो 2 डायमेंशन जो एंगल हम बनाते हैं प्लेन एंगल, उसको हम समतल कोण कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास रेडियन होता है, ध्यान रखें आप। फॉर्मूला इसका कहते हैं डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन डी आर। डी एस यहाँ पे कोई भी आर्क जो भी हम चाप यहाँ पे बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी है उसको लेंगे यहाँ पे। उसका सॉलिड एंगल आता है जिसको हम घन कोण कहते हैं, इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। घन कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कोण देखा होगा, तो कोण के ऊपर ऐसे करके एरिया होता है। तो इस एरिया जो होगा, अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें जहाँ से इसका जो वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे इस तरह से सर्किल बनना होगा छोटा सा। तो सर्किल जो होगा यहाँ पे ये जो बनना होगा इस शेप में, ये एंगल होता है एक्चुअली में, 3 डायमेंशन एंगल। तो इसको ही हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इसका यूनिट होता है हमारे पास स्टेरेडियन, जिसको हिंदी में घनकोण कहते हैं। इसको डी ओमेगा और ये डी ए। अब जब सॉलिड एंगल मेजर करते हैं तो यहाँ का एरिया लेते हैं हम लोग, एरिया और यहाँ पे उसके रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें। अब ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हमारे पास दोनों होते हैं, ये हमारे पास दोनों लिखा है कि बोथ दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, मतलब इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि विच ऑफ द 2 फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। उसमें मान लीजिए 2 ये ऑप्शन देगा, 2 ये देगा, 2 और देगा, 2 ये देगा, तो उसमें से वो पेयर में ज़्यादा दिखता है। मतलब तो हमें बताना है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसे हैं जिनमें डायमेंशन नहीं होती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बेस यूनिट्स और हमने उसके अलावा जो यूनिट्स हैं अदर 2 उनको हमने देखा। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कोई भी हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ डिजिट्स आती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 6.213, तो यहाँ पे इस तरह से कोई भी मान लीजिए मेजरमेंट आ रहा है, तो इसमें एक डेसिमल से पहले वैल्यू है और कुछ वैल्यू हमारे पास डेसिमल के बाद है। तो जो डेसिमल से पहले यहाँ पे एक वैल्यू है 6 है, तो इसको हम बोलते हैं रिलायबल डिजिट, इसको बोल देंगे रिलायबल डिजिट। और इसके बाद जो डिजिट आ रही होंगी डेसिमल के बाद वो 213, इसमें हमें कहाँ तक वैल्यू लिखनी है, 21 लिखना है कि 13 भी लिखना है। तो ये कुछ वैल्यूज होती है अनसर्टेन वैल्यू होती हैं। तो डेसिमल के बाद जो यहाँ पे वैल्यू होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेन डिजिट्स। तो कोई भी जब हम मेजरमेंट करते हैं सिग्निफिकेंट में तो ये 2 चीज़ों मिलकर बना होता है, एक वहाँ पे होती है रिलायबल डिजिट और एक वहाँ पे होती है अनसर्टेन डिजिट। तो लिखा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बताता है, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट बताता है। प्रिसीजन का मतलब कि कौन सी जो हम वैल्यू लिख रहे हैं वो कितनी करेक्ट है। और जो प्रिसीजन होता है मेजरमेंट, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके इंस्ट्रूमेंट पे कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितनी मतलब ज़्यादा नया है मतलब तो वो अच्छी वैल्यू देगा, ज़्यादा पुराना हो गया उसमें कुछ कमी है तब वहाँ पे कुछ एरर वगैरह दे सकता है। तो प्रिसीजन ऑफ जो मेजरमेंट होता है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। मतलब हमें बताना कि प्रिसीजन किस पर डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पे। हिंदी में इसको सार्थक अंक किसी मापन की शुद्धता को दर्शाते हैं। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसीजन वैल्यू को दिखाते हैं, और जो प्रिसीजन वैल्यू हो तो वो हमारी लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक पर निर्भर करती है। चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में ये यहाँ पे लिख रखा है डेटा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2.308 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको मीटर में चेंज करा तब भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहे, मिलीमीटर में चेंज करा तब भी इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहे। तो जानेंगे कि अगर हम यूनिट्स को चेंज कर देते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता है। हिंदी में लिखा है कि मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखा, तो अब हम देखते हैं किसी भी नंबर में किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड
करते। तो पहले लिखा है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है जीरो को छोड़ के जो भी हमारी वैल्यूज होंगी, जैसे 2, 3, 1, 5, 8 मैंने लिख दिया, ये नंबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सभी आशून्य अंक सार्थक होते हैं, पहला रूल हो गया। दूसरा, ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यही नंबर मैं लिख दूँ ऐसे 230 मतलब 0.08, या मैं ये लिख दूँ 23005। तो हम जो यहाँ पे जीरो देखेंगे, तो जीरो अगर हमारा नॉन जीरो नंबर के बीच में लिखा हुआ है तब वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ऐसे यहाँ पे देखें ये दो नॉन जीरो नंबर हैं तो इनके बीच में जीरो आ रहे हैं, तो ये भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हिंदी में इसको देखते हैं, 2 आशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक होते हैं। तो बात वही आएगी कि 2 आशून्य संख्याएं हैं तो उनके बीच में जो भी शून्य होंगे, जीरो होंगे, तो उनको हम सार्थक अंक में गिनेंगे। थर्ड पॉइंट आता है कि इफ़ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिखा मैंने 0.002357। तो अब हमें ये फोकस करना है कि जब भी 1 से छोटा नंबर होगा तो डेसिमल पे फोकस करना। तो डेसिमल के इधर लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो भी डिजिट होंगे, ध्यान रखना, डेसिमल के जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में जो भी यहाँ पे जीरो होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि बट कि यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर लेकिन पहले आशून्य अंक के बाईं ओर वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये मैंने नंबर लिख दिया है 23500, ट्रेलिंग जीरोस जो किसी नंबर के लास्ट में आते हैं। तो आप देखेंगे कि इस नंबर में कहीं भी डेसिमल लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ ये जो जीरो आ रहे हैं दोनों लास्ट में, ट्रेलिंग जीरोस हम कहते हैं जो लास्ट में आए नंबर के, तो ये ट्रेलिंग जीरोस हैं हमारे पास, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इसी का अपोजिट रूल जो है हमारे पास वो नेक्स्ट है कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है जैसे मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 2 सार्थक अंक, वो 3 सार्थक अंक होंगे, यहाँ पे 2 नहीं होंगे 3 होंगे। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को ऐसे दूँ 2.3500, अगर डेसिमल के बाद ये जीरो है लास्ट में लगे, मतलब डेसिमल है और नंबर के लास्ट में जीरो लगे हुए हैं, तब ये वाले जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर तो ये 4 और 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कभी भी किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरो आ रहे हैं तो अगर उसमें डेसिमल है तब तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, अगर डेसिमल नहीं है तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि दशमलव बिंदु वाली संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की। इस वाले लेक्चर्स के बाद हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस।